दोस्तों, जब आप नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहली पिक्चर क्या आती है? शायद आप में से कुछ लोगों को तिरंगा याद आता होगा, या फिर हमारे भारत का मैप, या फिर यह भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई पिक्चर बनती ही ना हो, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी ऑफ थॉट्स की बात है कि आप एक चीज या एक सोच से किस तरह और कितना कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गौर करें तो इस राष्ट्रवाद का हमारे देश की आजादी से लेकर आज हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग तक में सबसे बड़ा योगदान है। और इसीलिए ये राष्ट्रवाद का शब्द सुनकर आपके माइंड में कोई पिक्चर बने या ना बने, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग के किसी हिस्से में इसे लेकर कोई अपनी सोच ना हो। आप पूछेंगे कि वो कैसे? तो चलिए आप ही बताइए कि आप आज से 2 साल पहले नीरज चोपड़ा के बारे में कितना जानते थे। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने भारत का ध्वज उठाए, ओलंपिक में अपना परचम लहराया, हम सभी भारतीयों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद ठीक से पहचानते भी नहीं थे, एकदम से उसकी खुशी में भी खुश हो गए? वहीं दूसरी ओर जब इंडिया में कोविड की लहर के बीच हम सब कहीं ना कहीं अपनी और अपने परिजनों की चिंताओं में घिरे हुए थे, तो इसी बीच क्यों देश भर की जनता ने मार्च 2021 तक केवल एक साल में ही पीएम केयर्स फंड में 10,990 करोड़ रुपीस देश हित के लिए जमा कर दिए? दोस्तों, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स के बीच एक इमोशन, एक फीलिंग कॉमन है, और यही फीलिंग नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद है। तो चलिए आज हम इसी नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या हैं, और साथ ही राष्ट्र और हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। जीएस मेंस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी और जीएस मेंस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सेक्शन में इसका महत्व काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म होता क्या है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कोई साइंस का वेल डिफाइंड और एस्टैब्लिश टर्म नहीं है जिसकी केवल एक निश्चित परिभाषा हो। जैसा हमने आपको बताया कि ये तो एक फीलिंग या इमोशन है, इसीलिए इस जैसे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने या देखने की भी अलग अलग तरीके हैं। इसलिए जो इसे जैसे चश्मे से देखता है वो इसे वैसे डिफाइन कर लेता है। जैसे अगर हम यूरोप या अरब देशों की बात करें तो वहां अलग अलग टाइमलाइंस में इसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया। कभी इसे लैंग्वेज के आधार पर परिभाषित किया गया, तो कभी धर्म या एथनिसिटी के आधार पर। तभी अगर हम गौर करें तो यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि देश अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के आधार पर ही बटे हुए हैं, वहीं मिडिल ईस्ट अपने डिस्टिंक्ट एथनिसिटीज के बेसिस पर। हालांकि इसी तरह रिलीजन को आधार बनाकर ब्रिटिशर्स भारत के भी टुकड़े कर गए, लेकिन फिर भी हमारा प्यारा भारत आज भी अनेकता में एकता का प्राइम एग्जाम्पल है। यही कारण है कि अगर हम नेशनलिज्म के इंडियन मॉडल को गौर से देखें तो ना तो ये लैंग्वेज के आधार पर परिभाषित होता है और ना ही एथनिसिटी या रिलीजन के आधार पर। और यही कारण है कि इंडिया सैकड़ों भाषाओं, डजन्स ऑफ रिलीजन्स और अनगिनत एथनिसिटीज का घर होने के बाद भी एक सोवरेन नेशन की तरह एकजुटता के साथ खड़ा है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत बहुत से रजवाड़ों और रियासतों में बटा हुआ था। उस समय इन बटी हुई रियासतों में एकता का अभाव था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इनकी कोई एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। तभी जब अंग्रेज भारत आए तो उनके लिए अपने आपसी मतभेदों और स्वार्थ के चलते बटे हुए इन राज्यों को अपने कमांड में लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन अगर आप इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हिस्ट्री उठा के देखें तो इसकी असल शुरुआत आम जनता के बीच इस नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने के साथ ही हुई थी। बल्कि कुछ हजार ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालने से बड़ा काम करोड़ों भारतीयों को उनकी इस एक नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के एहसास दिलाना था। वो एहसास कि हम सब एक हैं और एक रहते हुए ही हम अपने देश और अपने देशवासियों को आजाद करवा पाएंगे। इसी को एस्टैब्लिश करते हुए स्वामी विवेकानंद का कहना था कि नेशनलिज्म एक तरह का धर्म है, धर्म अपने राष्ट्र के प्रति, और इस राष्ट्र धर्म में वो ताकत है जो देशवासियों के दिलों को झंझोर कर उसमें स्ट्रॉन्ग विल, नेशनल सर्विस और सेल्फ सैक्रिफाइस की भावना जगाएगा। और वो भावना भी ऐसी होगी जो आज तक किसी और धर्म ने अपने किसी भी अनुयायी या कहे फॉलोअर के मन में नहीं जगाई होगी। ऐसे में अगर हम स्वामी विवेकानंद की कही बात के नजरिए से देखें तो हम पाएंगे कि फिर वो चाहे गांधी जी हों या फिर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, सभी एक ही हैं। क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस और उससे जुड़े मूवमेंट को लेकर भले ही इन सभी के फिलॉसफी और वे ऑफ एफर्ट अलग अलग रहे हों, लेकिन फिर भी वो सभी इसी राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए थे।
और असल में ये राष्ट्रवाद ही वो हथियार था जिसने भारत की गुलामी की बेड़ियों को काट कर उसे आजाद करवाया। तो चलिए, इससे ये बात तो समझ में आ गई कि आखिर नेशनलिज्म क्या है और भारत के लिए इसके क्या मायने रहे हैं। लेकिन हमारे आपके जैसे आम भारतीयों के लिए आज के समय में राष्ट्र या राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, आइए अब इसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर कोई अजनबी आपसे पूछे कि आप कहां से हैं, तो आपके दिए जवाब से वो आपके बारे में कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस बना लेता है, जिन्हें स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। हालांकि इस तरह के स्टीरियोटाइप्स अक्सर गलतफहमी या रॉन्ग जनरलाइजेशन की वजह से बनते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम सभी कहीं ना कहीं इन स्टीरियोटाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जनरलाइजेशन उस जगह या वहां के लोगों की परसीव्ड इमेज की वजह से बनती है। ये एक तरह का प्रिडिक्शन होता है कि आप कैसे हो सकते हैं और आपसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद रखी जा सकती है। हम अपने देश में रहकर भले ही एक दूसरे को बंगाली, मराठी, बिहारी या तमिलियन के स्टीरियोटिपिकल इमेजेस से जज कर लें, लेकिन इस देश के बाहर हमारी एक ही पहचान है और वो है कि हम भारतीय हैं। तो हम कैसे हो सकते हैं या हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये वर्ल्ड लेवल पर हमारे देश की इमेज तय करती है। तभी अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का कद बढ़ता जा रहा है, वैसे ही दुनिया का भारत और भारतीयों को देखने का नजरिया भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही देश के बाहर जाते ही हम खुद अपने नेशन के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में ये माना जाता है कि इंडियंस मैथ्स में अच्छे होते हैं, या स्पेलिंग बी चैंपियनशिप्स में इंडियन रूट्स के बच्चों के लगातार जीतने से ये माना जाता है कि इंडियंस की स्पेलिंग की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर हम आज देखें तो दुनिया की बहुत सी बड़ी एमएनसीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल इत्यादि के सीईओज इंडियंस ही हैं। और यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये स्टीरियोटाइप बन जाएगा कि इंडियंस अच्छे कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है भी। ऐसे ही हम सभी जैसे ही अपनी कॉमन इमेज बाहरी दुनिया पर डालेंगे, वैसे ही इमेज हमारे देश की भी बनती जाएगी। इस बात को आप कुछ प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि स्विस वॉचेस या फ्रेंच परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, पर अगर हम गौर से देखें तो ये बहुत ही जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि फ्रांस या स्विट्जरलैंड में ऐसे भी प्रोडक्ट्स होंगे जो उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करते होंगे, पर एक कॉमन इमेज के चलते ऐसे एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं कि ये प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए अगर एक नागरिक किन्हीं भी कारणों से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तब भी उसके रूट्स की ये आइडेंटिटी कभी नहीं मिटती। तभी जब यूएसए में श्रीमती कमला देवी हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुनी गई, तो एक यूएस सिटीजन होने के बाद भी उनकी इंडियन ओरिजिन की बात कही गई, और एक हद तक उनकी इसी रूट्स ने यूएस में उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में मदद करी। तो चलिए, इससे हमें नेशन और उसकी नेशनैलिटी का असल सिद्धांत तो समझ आ गया। पर क्या आपने एक बात नोटिस करी है कि आजकल हमारे देश में और इसके देशवासियों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ती जा रही है? लेकिन ऐसा क्यों है और क्यों अब भारत के लोग अपने राष्ट्र से अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने इतिहास के पन्ने पलटते हुए देखा कि किस तरह नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की इसी भावना ने एक हद तक हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और कैसे इस नेशन के फाउंडिंग फादर्स ने भी हम सब में ये एकीकरण की भावना जगाई। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो आज एक बार फिर हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात होने लगी है। जहां पहले शायद अपने देश की याद 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसी तारीखों पर ही आती थी, या फिर देश प्रेम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान ही उमड़ता था, अब ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती देखी जा सकती है। पर अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? तो इसका सीधा सा जवाब है प्राइड या गर्व। जहां पहले हमारे देश के नागरिक अपने भारतीय होने को लेकर कोई खास एंथुसियाज्म नहीं शो करते थे या विदेशों में भी अपनी पहचान बताने में हिचकिचाते थे, वहीं आज वो अपनी भारतीयता पर गर्व करते हैं। और इस बढ़े हुए प्राइड का सीधा सा कारण है भारत का बढ़ता वर्चस्व। दोस्तों, वक्त के साथ जैसे जैसे भारत ऊंचाइयों की नई सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, इसके नागरिकों का इसे लेकर गर्व भी बढ़ता जा रहा है। फिर चाहे वो खेल हो या फिर साइंटिफिक अचीवमेंट्स, ग्लोबल इकोनॉमी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे जैसे भारत का स्टेटस राइज हो रहा है, आज एक भारतीय गर्व के साथ सर उठाकर खुद को अपने देश के साथ जोड़ के रखना चाहता है। और इसी जुड़ाव के चलते आज वो देश के प्रति अपनी ड्यूटीज को भी बेहतर समझता है। जहां पहले सभी का एक सुर में यही ओपिनियन होता था कि देश का कुछ नहीं हो सकता, वहीं अब ये ओपिनियन भी
चेंज होने लगा है और देश के नागरिकों को यह समझ आने लगा है कि अगर वो मिलकर कुछ करेंगे तो हमारा और हमारे देश दोनों का विकास होगा। तभी चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर इसरो के किसी स्पेस मिशन को लेकर एंथुसियाज्म, अब देशवासी अपने देश के हर कदम में उसके साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, अपने देश के विरुद्ध उठने वाले कदमों को रोकने के लिए भी नागरिक अपने लेवल पर तैयार खड़े दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ग्लोबल ट्रेड और WTO की वजह से जब हमारी गवर्नमेंट चाइना के प्रोडक्ट्स पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगा पाती तो हमारे देशवासी खुद ही आगे बढ़कर इस बात की पहल करते हैं कि चाइना के उत्पादों का इस्तेमाल ना करें। और जैसे एक समय में अंग्रेजी उत्पादों के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, वैसे ही अब भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमारे देश की जनता अपने स्तर पर ही प्रयासरत है। हालांकि इसमें अभी लंबा सफर बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कोशिशें चालू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक और अच्छी बात यह है कि इस नेशनलिज्म में हम उस तरह अंधे नहीं हुए जैसे हमने नाजी जर्मनी को देखा या फिर जैसे हमने ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में रशियन सुप्रीमेसी के नैरेटिव के रूप में देख रहे हैं। हमारा नेशनलिज्म इससे कहीं बड़ा है। अब शायद आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो चलिए इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब कोविड जैसी महामारी विश्व भर में अपने पैर पसार रही थी, तब संकट की इस घड़ी में आम नागरिकों को तो छोड़िए, देशों में भी एक इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फिश पर्सनालिटी उभर कर दिखने लगी थी। यही कारण था कि जहां एक ओर देश विदेश में लोग बाकियों से पहले राशन और जरूरी सामान होर्ड करने लगे थे, वहीं दूसरी ओर सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस भी वैक्सीन और जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स की होर्डिंग करने लगे थे। इस बारे में WHO ने भी चेताया था कि ऐसे कठिन समय में डेवलप्ड नेशंस को और अधिक रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिसंबर 2021 में रिलीज WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार जहां हाई इनकम कंट्रीज ने हर 100 लोगों की पॉपुलेशन के बीच 120 डोजेज एडमिनिस्टर कर ली हैं, वहीं दूसरी ओर लो इनकम कंट्रीज में यह आंकड़ा महज 3 का था। ऐसे में WHO ने इस बात की चेतावनी दी थी कि वैक्सीनेशन में इस तरह की डिस्पैरिटी न्यू कोविड वेरिएंट्स को जन्म दे रही है। लेकिन इतने सब के बाद भी वेल्दी नेशंस का ये सेल्फिश रवैया ज्यों का त्यों चलता रहा। लेकिन इससे उलट भारत ने अपने वेदों से प्रेरणा लेते हुए सदियों से चली आ रही वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी पर एक्ट करते हुए वर्ल्ड लेवल पर अपने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव से 90 से ज्यादा कंट्रीज में 160 मिलियन वैक्सीन डोजेस डिलीवर किए। इंडिया के इस फिलैंथ्रोपिक स्टेप की सराहना करते हुए सितंबर 2021 में ऑर्गेनाइज्ड 76th UN जनरल असेंबली में वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया के लिए ऑफिशियली अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया। यही नहीं, शायद आपको याद होगा, ब्राजील के प्रेसिडेंट JM बोल्सोनारो ने तो इंडिया के इस इनिशिएटिव के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए संजीवनी लेकर आते हुए हनुमान जी की एक पिक्चर भी ट्वीट की थी। इसके अलावा भी अगर इंडिया कोई न्यू टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करता है तो उसे भी बिना किसी निहित स्वार्थ के दूसरों को भी इस्तेमाल करने के लिए देता है, फिर चाहे वो कोविन का प्लेटफॉर्म हो या फिर सार्क देशों के यूज के लिए ओपन किया गया नेविक। यहां तक कि UN पीस कीपिंग आर्मी में भी इंडिया का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसके चलते 1948 से आज तक UN के 71 में से 49 पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया ने 2,53,000 से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स ने सर्व किया है। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि इंडिया हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए सारे संसार को अपना परिवार मानता है और इंटरनेशनल बॉर्डर, लैंग्वेज, एथनिसिटी और रिलीजन जैसे छोटे डिविजन्स में पढ़कर एक नेशन को डिफाइन करने के बजाय हमेशा से एक बिगर पिक्चर और बेटर पर्पस में बिलीव करता है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। और यही कारण है कि भारत पाकिस्तान और चाइना जैसे डिफिकल्ट नेबर्स की हरकतों को देखकर फ्लेक्सिबल अप्रोच रखता है और इसी वजह से नेविक जैसी टेक्नोलॉजी भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करी। वहीं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर गलवान, राष्ट्र के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाता। दोस्तों, भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि मैं नहीं चाहता कि हमारा धर्म, कल्चर या लैंग्वेज की वजह से पैदा हुई कॉम्पिटिटिव लॉयल्टी एक भारतीय के तौर पर हमारे देश के प्रति निष्ठा को लेश मात्र भी अफेक्ट करे। आई वॉन्ट ऑल पीपल टू बी इंडियंस फर्स्ट, Indian last, and nothing else but Indians. After all, we are Indians, firstly and lastly. ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि यदि हम राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग देंगे,
तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा और तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा ये राष्ट्र सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये राष्ट्र हमारी पहचान है और हमेशा रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस करा राष्ट्रवाद को, भारत में राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं और बाकी देशों में राष्ट्रवाद को किस तरह से परिभाषित करा जाता है। इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, Indian nationalism grew partially as a result of colonial policies and partially as a reaction to colonial policies. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में,